हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आज बात होगी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट्स के उस प्रदर्शन की जिसकी आग अब पूरे देश में फैलने लगी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बच्चों को यूं प्रदर्शन क्यों करना पड़ा, संसद की तरफ कूच क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार बच्चों पर पुलिस ने इस तरह से लाठियां क्यों बरसाई, आंसू गैस क्यों छोड़ी, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ। ये तमाम सवाल उठे। मैं एक एक कर इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊं, पहले यह बताना चाहता हूं कि 2024 में बिहार और झारखंड में नीट का एग्जाम लीक हुआ। एबीपी न्यूज पर रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट प्रोग्राम में करता था और उसमें मैंने 25 दिन तक लगातार ये कवरेज की। राजस्थान से लेकर न जाने कौन कौन सी स्टेट्स के पेरेंट्स मेरे पास आए और अपनी अपनी उन्होंने दिक्कतें बताई। हमने बहुत बड़ी कवरेज की, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फाइनली एग्जाम ये कह दिया गया कि दोबारा तो नहीं होगा, लेकिन एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एनटीए के खिलाफ हमने कई तरह के उस वक्त अपनी कवरेज में वो सबूत दिखाए। पुलिस जांच में सीबीआई की जांच हुई, उसमें कई ऐसे प्रमाण मिले कि कैसे इस एग्जाम को बहुत लाइटली करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कभी ऑटो रिक्शा में बक्से जाते थे, कभी वहां स्कूल का जो प्रिंसिपल बनाया गया था उसने सील तोड़ दी। इस तरह की बहुत सारी चीजें आई, उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। आज बात ये करेंगे कि अगर 2024 में इस तरह के कदम उठा लिए गए होते जो हम उस वक्त बात कर रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट में हमने कैंपेन चलाया था। जोधपुर के एम्स से एक डॉक्टर साहब अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आते थे, वो बताते थे कि किस किस तरह से वो परेशान है। एक नीट का एग्जाम जब बच्चा देता है तो उसकी जान निकल जाती है पढ़ पढ़कर। 18 घंटे वो पढ़ता है और इससे पहले कि रिजल्ट आए खबर ये आ जाती है पेपर लीक हो गया। तो फिर क्या करें बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा लीक होने का। पटवारी की भर्ती होती है, उसका पर्चा लीक हो जाता है। सिपाही की भर्ती होती है, उसका पर्चा लीक हो जाता है। थानेदार की भर्ती होती है, उसका पर्चा लीक हो जाता है। स्कूल की पढ़ाई का तो हाल ही छोड़ दो। अब ये माफिया जो है, क्योंकि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हर स्टूडेंट ये कामना करता है कि वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी प्रतिभा के हिसाब से उस एग्जाम को पास करेगा, डॉक्टर बनेगा, इस देश का नाम आगे बढ़ाएगा, अपने कामकाज से जो है वो लोगों का इलाज करेगा। और इस सपने के साथ वो एग्जाम में अपीयर होता है। और एक डॉक्टर बनने या बनाने के लिए आपको पता ही है कि कितनी मेहनत लगती है। लेकिन ये माफिया, ये पैसे की खातिर जो माफिया पनपा है, ये इन सब अरमानों का खून कर देता है। और जिसका खून होता है उसको बेचारे को पता भी नहीं चलता है। यही वजह है कि आज ये आंदोलन घर घर की बात बन चुका है। हर बच्चा ये बात कर रहा है। विदेश में बैठे भारतीय बच्चे ये बात कर रहे हैं और उन भारतीय बच्चों से वहां के बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपके देश में ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों चल रहा है, आखिरकार वहां क्यों एग्जाम्स का ऐसा सेटअप नहीं है कि बच्चे अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी के हिसाब से रिजल्ट पा पाए। ये हम सब पर सवाल है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। अब आ जाइए कि बच्चे विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसकी राजनीति को अलग रख देते हैं। राजनीतिक दल अपनी दुकान चमकाते हैं, उनको जहां लगता है कि सेंटिमेंट से इन्वॉल्व हैं वहां वो घुस जाते हैं, उसको अलग रख देते हैं। उस इशू को ही नहीं छेड़ते। उसमें जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें और निकल कर आ जाएंगी और किसमें किसका गरेबान दागदार हो जाएगा। लेकिन अभी बच्चों की बात करनी है, आज सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करनी है, नीट एग्जाम की बात करनी है, पेपर लीक और उसके माफिया की बात करनी है। दिल्ली में जो कुछ हुआ है, उस लाठीचार्ज की, उस आंसू गैस की, उस बर्बरता की बात करनी है। पहला सवाल, क्या बच्चों के साथ इस तरह से पेश आना चाहिए था? क्या यह जरूरी था? पैलेट गन का इस्तेमाल होना चाहिए था? दिल्ली पुलिस ने किया
रैपिड एक्शन फोर्स ने किया, किसने किया, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब पैलेट गन वहां पर आई तो क्या उसका इस्तेमाल होना चाहिए था? अगर हुआ है नहीं हुआ है इसको लेकर कोई संशय है तो जो लोगों को ये छर्रे लगे हैं उन लोगों को हॉस्पिटल में जहां इलाज हो रहा है वहां जाए, पुलिस तस्दीक करे और ये देखे कि किसके नाम पर ये गन अलाउड हुई थी, किसने ये चलाया। अब ये कहा जाएगा कि फिर पुलिस से काम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल यह है कि जब ये गन्स दी गई थी तब उस प्रोटेस्ट में जाने से पहले उन पुलिसकर्मियों को यह भी हिदायत देनी थी कि इसको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। अगर करने का आदेश दिया गया था तभी उन्होंने इस्तेमाल की होगी। किसने की, क्यों की? और अगर मान लीजिए कि बच्चे विरोध प्रदर्शन मार्च कर रहे थे या किसी ने बीच में से पत्थर मार दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल कर दिया गया, तो कल को पॉलिटिकल लोग जब बड़े बड़े प्रदर्शन करने आते हैं, हमने सैकड़ों प्रदर्शन कवर किए हैं अपने 28 साल के करियर में, उसमें भी पथराव हो जाता है। तो क्या तब भी पैलेट गन चलनी चाहिए उस राजनीतिक दल के ऊपर भी? राजनीतिक दल ये एश्योरेंस देंगे कि एक भी पत्थर कभी उनके प्रोटेस्ट में नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो उनके खिलाफ भी पैलेट गन इस्तेमाल होगी। अगर बच्चों के खिलाफ इस तरह की चीज को इस्तेमाल किया जाना था तो ये तो देख लेते कि क्या ये वो बच्चे हैं प्रोटेस्ट कर रहे जो टेरर फंडिंग से आए पैसे को इस्तेमाल करके पथराव कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो फिर उनके खिलाफ पैलेट गन क्यों इस्तेमाल की गई? घायल अस्पतालों में है, दिल्ली के अस्पतालों में है, जाए पुलिस तस्दीक करे, देखे कि वो कितने बड़े आपराधिक तत्व हैं जिनको वो छर्रे लगे हैं, कौन लोग हैं वो। अगर कोई आपराधिक तत्व शामिल है उसमें तो वहीं से जांच शुरू कर दीजिए, वहीं से जांच शुरू हो जाएगी और एक्सपोज कीजिए उन अपराधियों को, उन आपराधिक तत्वों को जो छात्रों के इस आंदोलन में शामिल होकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं ऐसा है तो फिर इस धारणा को फैलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं बनता, कायदे से यह होना ही नहीं चाहिए। और अगर है तो आप उन लोगों से पूछताछ करिए जिनको चोटें लगी हैं, जो अपनी चोटें दिखा रहे हैं, जिनके वीडियो आ रहे हैं, उसकी सत्यता को आप प्रमाणित कीजिए। पुलिस को ही ये काम करना है। जब गन पुलिस ने चलाई है, इंजर्ड लोग हुए हैं, तो ये भी पुलिस को तय करना है। छात्रों के साथ साथ कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। मार्च और आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था, लेकिन इन सब हालात को समझने के लिए हमें इसके 4 कदम पीछे उस वजह में जाना पड़ेगा जिस वजह के कारण आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यह आंदोलन इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है कि बाकी राज्यों से आ रहे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे देश में 25-30 लाख पुलिसकर्मी काम करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। एक टीम पुलिस अधिकारियों की जाए और वहां तस्दीक करे कि जंतर मंतर में जो छात्रों के साथ आकर बाहरी राज्यों से लोग शामिल हो रहे हैं वो कौन लोग। ये बड़ा आसान काम है। चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ऊपर, वहां पर उनकी मॉनिटरिंग की जाए, पता चल जाएगा कि आने वाले लोग कौन हैं, वहां लोग किस तरह से प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, कैसे उन स्टूडेंट्स को अपना सहयोग दे रहे हैं जो इस बात से परेशान है कि उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत अब इस एग्जाम लीक माफिया की रखैल बन के रह गई है। वो अपने दिमाग से सवाल के जवाब देकर आते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? पेपर लीक हो गया। जिन्होंने बीच में पैसा काटना था वो काट के चले गए। मैं पुलिस वालों पर भी आऊंगा, क्योंकि अगर पुलिस लाठी चला सकती है, आदेश की पालना कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मा उसका है, तो उसका और क्या जिम्मा है। मैं खुद एक पुलिस परिवार से हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि आजकल ये धारणा बना दी जाती है कि हर कोई पुलिस के खिलाफ बोलने लग जाता है। मैं खुद एक पुलिस परिवार से आता हूं। सवाल ये उठता है कि विरोध के बदले में इतना कड़ा रुख, और उन बच्चों के प्रति जिनमें ज्यादातर कोई +2 पास करके गया, कोई BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, कोई सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। अब एक IPS अधिकारियों से सवाल पूछना है। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। ऐसे कितने IPS अधिकारी हैं, अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 10 नहीं 150 से ज्यादा एग्जाम
लीक हो चुके हैं। आप ये बताइए कि आप अगर उस जांच का हिस्सा थे तो क्या जो पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक करने वाले को, पर्चा लीक करवाने वाले को, पर्चा लीक करवाने वाले के मास्टरमाइंड को, उसके गिरोह को और उसके गॉडफादर तक आपकी जांच गई? क्या आपने पूरी चेन पकड़ी है हमेशा? क्या आप यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यह पेपर लीक का मामला मेरे मार्गदर्शन में या मेरी सुपरविजन में जांच किया गया था और इसमें छोटे से लेकर बड़े से बड़ा खिलाड़ी तक पकड़ा गया? मैंने कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं माना इस जांच में। आप अपने कलेजे पे हाथ रख के कहिए, अगर आपने सारी चेन्स पकड़ ली गई होती तो इतने एग्जाम लीक होने का मतलब ही नहीं बनता। और अगर नीट जैसे पेपर के लीक होने के बाद इसकी जांच साइकिल, स्कूटर या फिर स्टेपनी चोरी के मामले के अंदाज में की जाती है तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का स्तर क्या रहा। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो आपकी यह जिम्मेदारी भी है कि जो बच्चे 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, अगर उनकी मेहनत को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है और आपके इलाके से यह कोशिश हो रही है तो कम से कम उस आदमी की पहली कड़ी से लेकर लास्ट कड़ी तक एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। वो एक्सपोज होना चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस बात की रिकमेंडेशन क्यों नहीं की जाती है कि अगर कहीं कानून सॉफ्ट है, राजनीतिक लोगों पर अक्सर दबाव बनाया जाता है कि इस कानून में आप संशोधन कर दीजिए क्योंकि आरोपी को बेल मिल जाती है। तो ऐसे कितने पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे कितने डीजीपीज हैं, ऐसे कितनी सेंट्रल एजेंसीज के लोग हैं जिन्होंने यह रिकमेंडेशन दी हो कि इस बीमारी को रोकने के लिए इसका पक्का इलाज ऐसे हो सकता है। और अगर आपने दी है ये और उसको नहीं सुना गया तो इस बात को भी मुझे लगता है कि बाहर लाने की आज जरूरत है, ताकि कम से कम इन लोगों को अगर कोई बचा रहा है, कोई शेल्टर कर रहा है तो वो आदमी भी एक्सपोज होना चाहिए, उसको नंगा करने की जरूरत है। बच्चों पर लाठियां बरसाने की बजाय, उन पर आंसू गैस छोड़ने की बजाय इन लोगों को एक्सपोज करके इनको जेल भेजने की जरूरत है जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। 2024 में जब हम जांच कर रहे थे तो एक बिहार के माफिया का नाम सामने आया। वो माफिया और उसका गिरोह कभी बाहर ना आए, ये उम्मीद करते हैं, हम भी करते हैं, ये बच्चे भी करते हैं। लेकिन अगर बिहार में फिर पेपर लीक होता है और उसी गिरोह से जुड़ा हुआ कोई आदमी आगे आता है तो फिर कसूर किसका है? जिन्होंने वो जांच की है उनकी जांच की उन खामियों का है। जब तक आप चेन नहीं पकड़ोगे तब तक कोई बीमारी जड़ से नहीं जाती। हमने पोलियो खत्म कर लिया, हम कैंसर से आज इतनी दवाइयां निकाल चुके हैं कि उन लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो क्या इस माफिया का इलाज हमारे देश की पुलिस नहीं कर सकती? डंडा इन बच्चों पे नहीं चलना चाहिए, डंडा परेड उन माफिया की होनी चाहिए। अगर यही रवैया पुलिस उन माफियाओं के प्रति इस्तेमाल करती है जो इस पर्चे को लीक करके मोटी कमाई करते हैं, बच्चों के भविष्य से खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि आज हमें यहां बैठकर यह सब पुलिस को नहीं बताना पड़ता। बच्चों को यह जंतर मंतर पर जाकर पुलिस को नहीं बताना पड़ता, इस देश को ना जगाना पड़ता। लेकिन जब कोई कान देने को ही तैयार नहीं है, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, तो आखिरकार ये बताइए कि इनके पास और जरिया बचा भी क्या था? ये मेहनत करें, ये एग्जाम दें, ये 18-18 घंटे पढ़ें, ये 6-6 ट्यूशंस पर जाएं, और जब फिर साल में वो मौका आता है जब इनको लगता है कि मेरी रैंकिंग अच्छी आएगी, मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, मां बाप का कईयों का प्रेशर अलग से होता है इन पर, फिर ये माफिया जो है ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। बच्चों को एक ऐसी भट्टी में डाल दिया गया है जहां से वो बेचारे किसी ना किसी चीज के कारण जल ही रहे, दबाव में है, और उस दबाव की बजाय ज्यादातर केसों में वो खुद नहीं है, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं। हम सबको इस माफिया के खिलाफ कैंपेन चलाना पड़ेगा। हम सबको ये खुद तय करना पड़ेगा, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो एजेंसियों वाले हैं,
कि कोई भी दबाव आए, कोई भी कुछ आए, हमारे देश में माफिया नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जिनको ये सोचना है वो सोच नहीं रहे हैं। जिनको ये सोचना है वो सोच नहीं रहे हैं, तो हमें ही करना पड़ेगा। अब बच्चे तो जाकर कर नहीं सकते। अगर कोई माफिया दिख जाएगा तो ये बच्चे पकड़े उसको जाके। मां बाप के प्रेशर में बेचारे लगे हुए हैं कि किसी तरह से हो जाए। आस पड़ोस वाले पूछते हैं, इतने इतने घंटे बच्चा पढ़ता, अच्छा पेपर लीक हो गया। अब सोचिए, उनकी मनोदशा सोचिए, बिना किसी कसूर के वो ये सब चीजें झेल रहे। और जब प्रदर्शन करने आते हैं तो फिर उनको क्या झेलना पड़ता है वो सब आप देख ही रहे। अब सवाल ये उठता है कि जंतर मंतर पर किस तरह के लोग आए। इतनी पुलिस है, जांच करवाइए, रैंडम टीमें भेजिए। आईपीएस अधिकारियों को ये सब खूब आता है। जब हम इंटेलिजेंस से आतंकी ठिकानों तक पहुंच जाते हैं, आतंकवादियों तक पहुंच जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की ताकत हम में है, तो यहां कौन आपराधिक तत्व आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस बात की तस्दीक हम कैसे नहीं कर सकते। ये तो बड़ा छोटा सा सिस्टम है, तुरंत हो जाती है, 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं आप। करिए, जो आपराधिक तत्व हैं उनको एक्सपोज कीजिए, जेल में डालिए। वो भी काम पुलिस का ही। और जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए, और उनको जितना सहयोग बन पाता है, ड्यूटी के साथ साथ आपकी इस सामाजिक ड्यूटी भी बनती है, आप वो पूरा करें। चौथी एक थ्योरी ये भी आई कि ये तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एजेंडा परोसा जा रहा है सोशल मीडिया पर, या टूल किट वगैरह की बातें आने लगी। आप एक बात बताइए मुझे, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूं कि कोई भी दुश्मन मुल्क होता है, उसमें अगर कोई भी अनरेस्ट या गड़बड़ होती है, उसको दूसरा दुश्मन मुल्क हवा देता ही है। क्यों नहीं देगा? उसको तो मौका लग गया। अगर लोग किसी बात को लेकर देश में नाराज हो जाते हैं तो दूसरे मुल्क की तो ये पहली कोशिश होती है कि हाय, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसको और कैसे दुनिया में स्प्रेड किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, आप हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम अपने दुश्मन मुल्क को मौका देंगे ये सब करने का, तो वो करेगा ना। अगर माफिया दुश्मन मुल्क का स्पॉन्सर्ड है तो उसको एक्सपोज कीजिए, उसको जेल से बाहर मत आने दीजिए। लेकिन माफिया हमारे देश में बैठा है और एजेंडा हमने दे दिया दूसरे देश को, जो हमारा दुश्मन है। तो गलती तो हमारी हुई ना। हम अगर अपना कान किसी दूसरे के हाथ में पकड़ाएंगे तो वो खींचेगा, क्यों नहीं खींचेगा? तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि इस चीज का फायदा हमारा दुश्मन मुल्क उठा सकता है, हमें इस चीज से बचना है। और हम सिर्फ ये कह करके कि ये दुश्मन मुल्क इसको स्प्रेड कर रहा है चीज को, ये कह के हम अपनी आंख पे पर्दा नहीं डाल सकते। सो इस थ्योरी में फिर हम कहीं ना कहीं गुनहगार हो जाते हैं कि हमने किसी दूसरे को मौका दे दिया अपनी गलती पकड़ने का, तो वो पकड़ेगा ना, क्योंकि हम इस पेपर लीक माफिया की गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये क्या हमारे सिस्टम से स्ट्रांग हो गया है? कितने बड़े आइंस्टाइन हैं ये कि इनको पकड़ा नहीं जा सकता? या हमारे देश की पुलिस या हमारे देश के आईपीएस ऑफिसर्स इतने सक्षम नहीं है? कतई मैं मानने को तैयार नहीं। हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे देश की एजेंसियां सब कुछ कर सकती हैं। बस ये करने की विल पावर दिखानी होगी कि यस, हमें ये करना है। और अगर उनके रास्ते में कोई रोड़ा आता है तो एक बार आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे आज ये जंतर मंतर पर बच्चे खड़े हुए। आज इतना ही इस मुद्दे पर। आगे भी आपसे हर अपडेट शेयर करते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।